पॉइंट, इसको जनरली आम भाषा में उसको बोलेंगे पॉइंट नहीं मिल रहा है, पॉइंट नहीं मिल रहा है। देखिए कभी कभी दिन दिन भर लग जाता है, पॉइंट नहीं मिलता है, ऐसा भी आप मिलता है। ये परंपरागत नापी के तरीके में से ये आते हैं, इस तरह से नापी की जाती है, मुश्किल से आते हैं। और साथ में आपने ये भी देखा होगा कि जो मैप जो है, मैप का ना वो स्केल नापते हैं कि किस स्केल पर वो फिक्स है। कभी क्या जनरली क्या होता है कि 10 10 एक ग्रिड 10 जरीब पे फिक्स होते हैं, प्राय ये होते हैं। लेकिन कभी कभी उसको एक एक मैप पे कितना मैक्सिमम आ सकता है, नक्शा कितना नक्शा कितना ये उसमें अटेगा, मतलब बनाया जा सकता है। इसके लिए वो लोग ना मैक्सिमम 10 जरीब का बनाया जा सकता है एक मैप पे। एक जो A0 साइज का जो पेपर होता है, तो क्या होता है बड़े गांव होते हैं तो उसमें ये संभव नहीं हो पाता है कि एक ही कागज पे वो आ जाए। तो उसके लिए कई चादर, देखिए अब चादर होता है, कई चादरों में डिवीजन होते हैं, मतलब पूरे गांव का रकबा ये करने के लिए कई चादरों में लिया जाता है। पता होगा कि गांव का कितना चादर है, आप देखेंगे पता करेंगे तो कभी कभी कोई गांव 8 चादर का भी होता है, कभी कभी एक ही चादर में सिमट जाते हैं जो छोटे गांव होते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि स्केल, मतलब जो नक्शा हमेशा स्केल पे होता है, ठीक है। तो उसके बीच बीच में ग्रिड बनाया होता है, जिसको कि आम प्रचलन भाषा में देखिएगा दहला पंजा इस तरह का बात बोलेंगे आपस में। आप जब कभी नापी देखेंगे तो हर ग्रिड को 10 पे जो एक ग्रिड होते हैं उसको दहला कहते हैं, 5 पे जो रहते हैं वो पंजा कहते हैं। आम प्रचलन की भाषा में इस तरह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि दो ग्रिड के बीच में जब नापी करेंगे मैप को लेकर के गुनिया से मैप को पहले नापी करेंगे तो देखेंगे किस स्केल पर ग्रिड फिक्स है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो कभी कभी 10 के जगह पर 9.5 9.8, कभी कभी 10 के जगह पर 10.2 ऐसे भी रहते हैं। तो ये आपको पहले, अगर आप उस ग्रिड के बीच के नाप लेंगे कि कितने पे ग्रिड फिक्स है, तो उसको अगर आप स्थल पे नापेंगे ना तो आपको नापी में अंतर नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं। जो आपको मैप पे है वही जमीन पे उतरा। यही ग्रिड की नापी नहीं करने के कारण ना, आई मीन अगर मैप को अच्छे से नापी नहीं करते हैं उसी के कारण धरातल पे अंतर आ जाता है। तो पहले मैप को अच्छे से नाप लेना कि किस ग्रिड पे फिक्स है, इसका पॉइंट कहाँ है, और उसी पॉइंट को फिर वो जमीन पे खोजा जाता है कि जमीन पे ही वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा, कई पॉइंट होते हैं आप देखेंगे, कई कई पॉइंट वहां चिन्ह दिया रहता है, तो उसको आप ढूंढेंगे, तो उसको धरातल पे ढूंढेंगे। देखिएगा कि बॉम्बे क्या होता है ना कि ये कढ़ाई 3 फीट का लोहा का ये होता है, उसमें कोयला, लकड़ी का कोयला भरा हुआ रहता है, ठीक है। और जब नापी करेंगे देखिए गाँव में नापी में या तो कोई मिट्टी का बर्तन उस पर रख करके ढका जाता है मिट्टी से, उसमें भी कोयला डाल दिया जाता है। तो उसको फिर जब अमीन निकालेंगे उसको कोड़ के देख लेते हैं, फिर पुनः फिर उसी जगह पे रख देते हैं, क्योंकि वो एक फिक्स पॉइंट हुआ। जैसे जनरली चिन्ह फिक्स पॉइंट होता है, वहां से ही अगर आप जरीब चलाएंगे ना तो जितना जरीब मैप पे आ रहा है उतना ही जरीब पे उस खेसा पे आप पहुंचने के लिए प्रयोग करेंगे। ओके, समझ में आया? तो इस तरह करके आप नापी करेंगे तो वहां पे आप पुराने तरीके से, ऐसा है कि इसमें आपको कभी कभी क्या होगा ना कि जैसे 2 3 4 5 चादरों का अगर आप मिलता है नापी में, तो क्या होता है कि कोई अंतर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आता है। कोई चादर क्या होता है कि 10.9 पे फिक्स है, कोई है कि 9.2 पे फिक्स है, तो इस तरह अंतर रहता है। तो आपको पूरे विलेज की नापी, परंपरागत नापी में आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसके ग्रिड को कितने पे फिक्स है और उसके बाद क्या उसका कौन सा चादर में क्या क्या फिक्स है, क्योंकि इसी ये चादर, एक चादर 10 पर फिक्स है, दूसरा 9.5 पे फिक्स है, तीसरा चादर 10.2 पे भी हो सकता है, दूसरा 9.2 पे भी हो सकता है। तो आप नापी वक्त इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो भूमि पे रकबा में अंतर नहीं आता है। यही हम इन लोग मिस्टेक कर जाते हैं और विवाद होता है, दूसरे का खेत दूसरे में चला जाता है। एक तो जो फिक्स पॉइंट है उसको जरूर चिन्हित करना होता है, ढूंढना होता है जमीन पे। दूसरा फिर मैप से नापना कितना जरीब पे ये है, तो मुश्किल से कभी भी, मतलब एक बिंदु जो कर रहे हैं वाल की तरह पतला जो होता है उतना भी कम से कम आपको 4 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसके लिए अतिरिक्त सावधानी, उस ग्रिड पे अगर पॉइंट में भी अंतर है तो आप सोचिए कितना का अंतर पता चलेगा। तो आपको इसके लिए इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि
जब भी परंपरागत रूप से नापी करेंगे या देखेंगे तो इस चीज को, छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान रखेंगे तो आपसे ये मिस्टेक नहीं होगा। अब तो नापी ईटीएस मशीन से होती है, इसके लिए बहुत सहूलियत हो जाता है, समय बच जाता है, मैन पावर बच जाता है। क्योंकि जो जरीब होता है उसको खींचने के लिए भी एक आदमी, मतलब खींचने के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर मतलब उनका अगर मनसा ठीक नहीं हो नापी वाले की, तो जरीब को टाइट कर देंगे, या तो मनसा ठीक है जरीब को थोड़ा लूज छोड़ देंगे। ये सबसे अंतर आ जाता है, ना कि वो मेन जो नक्शा से और जमीन पे मापी आती है में अंतर आती है। क्या होता है कभी कभी लूज जरीब खींचने वाले, कभी कभी क्या होता है जरीब क्या लोहे का चैन होता है, चिक्कर टाइप का होता है, उसको एक दूसरे का कभी कभी टेढ़ा उल्टा फंसा देते हैं। ये भी आप देखिएगा। तो ये सब जो माइन्यूटली चीजें हैं, ये सब चीजों से ही पता चल जाता है कि नहीं इसमें भी कहीं ना कहीं ये है। तो आप इन सब जब देखेंगे तो कहीं ये सिक्कर ऐठ देते हैं, मतलब इधर से इधर घुमा देते हैं थोड़ा सा, तो उसमें भी नापी में अंतर आ जाता है। और करीब 5 जरीब है तो 5 10 1 फीट ऐसे ही घसक जाता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना होता है, इसीलिए परंपरागत नापी में ये सब हो जाता था, या मीनों की मंशा से ऐसे होता था। तो इसे गलत होने के चलते उसको अब ईटीएस, इसीलिए ईटीएस की मापी करने का ये है कि नहीं, इससे एक्यूरेसी आ जाएगी। दूसरे आदमी जो यहाँ जरीब खींचने के लिए नहीं रखना पड़ता है, तो आप 4-5 पॉइंट ले लेंगे और आप तो क्या आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि कितना एरिया है। तो ये सब सुविधा है। पुरानी मापी में जो परेशानियां थी कि कड़ी का व्यक्ति का अपना विशेष भी अंतर आ जाता था, जो कड़ी लूज और टाइट कर करके भी वो लोग इस तरह विवाद उत्पन्न हो जाता था। ज्यादातर पूर्व मापी में इस तरह विवाद उत्पन्न हो जाता था। समझ में आया? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? हाथ उठाए बताए, समझ में आ गया? सुनाई पड़ रहा, आवाज है क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत? निशा जी बताइए, निशा कुमारी जी बताइए, जी बताइए। हाँ बताइए। हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। बताइए, जी बताइए, आप प्रश्न कीजिए ना। नापी के बारे में, नापी के बारे में मुझे बताइए थी बस। हाँ मैं नापी के ही बारे में बता रही थी कि अगर आपको तो ईटीएस मशीन ये नापी अमीनों द्वारा की जाएगी, तो आपको मॉनिटरिंग करना है या देखना है कि क्या सही गलत है। तो आप पहले चीजों को नहीं जानेंगे तो आप किसी चीज को कैसे उसको मॉनिटरिंग करेंगे, देख पाएंगे कि सही किया गलत किया। ऐसी सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मतलब जानकारी होगी तो आप कहीं भी कहीं आप जाएंगे अगर फील्ड में, मान लिया तो आवाज इनका म्यूट करो, कोचिंग के बाद म्यूट करो। तो जब जाएंगे फील्ड में तो कभी कभी क्या होता है ईटीएस मशीन है तो गांव वाले बोल सकते हैं भाई क्या लाए हो मशीन तीन, हम लोग जरीबे से नापते तो अच्छा है। तो हो सकता है वो लोग इस तरह करें, देखिए मेरा जरीब वाला में ऐसे सही है आपका गलत है। तो हो सकता है गांव में आप काम कर रहे हैं, उनके लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, तो आप उनके हिसाब से थोड़ी बहुत तो मिलाएंगे, तो देखेंगे कि कहाँ क्या क्या। अगर मान लिया वो लोग बोला कि नहीं हम लोग जरीब से ऐसे नापे इतना ही आ रहा है, ईटीएस से आपका इतना कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो आप उनको अपने सामने, जब उनके सामने आपके सामने नापी करेंगे तो आप देखेंगे ना कि जरीब में क्या क्या गलती आए, क्या ऐसे लोग कर रहे हैं, कहीं लूज छोड़ दे रहा है या कहीं टाइट कर रहा है, कैसे अंतर आ रहा है। तो आप जानेंगे तभी ना इस चीज को पकड़ पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये परंपरागत नापी का मतलब सिस्टम है और उसकी कमियां और उसके नुकसान और हानि इसको जानिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको आपको लोगों को बोलना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा ना कि भाई परंपरागत नापी में ये सब प्रॉब्लम आ सकते हैं, या तो आपके सामने। और ईटीएस मशीन से मैनिपुलेशन का जो है वो नहीं, संभव नहीं है। आप एग्जैक्ट आप आराम से अगर एक कॉर्नर 2 कॉर्नर जितना नजदीक नजदीक आप उसका ये लेंगे, सेंटर लेंगे, उसके बाद आप एक बार कैलकुलेट करके निकाल लेंगे नापी। तो ये अंतर आपको जानना होगा तभी ना आप समझा पाएंगे, इसलिए आपको बताया जा रहा है। और कोई दिक्कत? कौन है? तारिक अनवर जी बताएं। यस मैम। जी बताएं। नमस्ते मैम। नमस्कार, बताएं। हाँ मैम, जैसे हम लोग देखते हैं गांव में जब जमीन नापी करने के लिए आते हैं तो एक जो परमानेंट पॉइंट होता है जो नक्शा में मैप में वो दिया होता है, जैसे कैडेस्ट्रियल सर्वे का मैप है, तो पॉइंट दिया होता है। जैसे कोई पक्का कुआं हुआ
या फिर स्कूल का कोई बाउंड्री हुआ, वहां से वो पॉइंट लेकर आते हैं। कई पेड़ भी और होते हैं। जिस जहाँ पे, हाँ जो पेड़ भी होते हैं, तो और जिस रकबा का मतलब जिस प्लॉट का मेजरमेंट करना है, वहां पर सबसे पहले वहां से लाकर वो फिक्स करते हैं उस पॉइंट को, पॉइंट फिक्स और करते उसके हैं। बाद मेजरमेंट करने पर वो सही आता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो नियर बाई वाला जो बाउंड्री है वहीं से रेफरेंस ले लेते हैं, हाँ तो तो जैसे, उसमें त्रुटि आ जाती है। हाँ तो यही है कि जब तक आप फिक्स पॉइंट से लेंगे तो त्रुटि नहीं आएगी, नियर बाय से लेंगे तो त्रुटि आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर आता है, उसको मैप पे देखना होता है। इसीलिए आप लोगों को बस जानना है कि कहाँ कैसे क्या होता है। ये मापिक का बेसिक चीज होता है, पूर्व में आ रहा था, चला आ रहा था, तो आपको इसकी जानकारी लेनी, पता होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर क्या अंतर होता है, क्या क्या कमी हो जाता है, जिसके कारण विवाद हो जाता है, अक्सर विवाद होता है। इसीलिए आपको इसी जानना होता है कि उनकी मंशा क्या है, कि किस तरह जरीब लूज नहीं छोड़ देना है, जरीब को ज्यादा टाइट भी नहीं करना, उसका जो ले रहा। और इससे एक फायदा जरीब से, जैसे कि बहुत जगह है कि आप टेप से नाप रहे हैं, टेप से भी नापी हो सकती, लेकिन टेप से नापी से क्या है ना कि कहीं आप मतलब कि पेड़ है, झाड़ी वाड़ी है, तो आप उसको क्रॉस नहीं करा सकते, फट जाता है, टूट जाता है, टेप तो टूट जाता है। और लोहे का सिक्कड़ का होता है, लोहे का सिक्कड़ एक तरह से होता है, उसमें उसका एक फिक्स डिस्टेंस होता है। और बीच में तांबा का देखिए एक तिकोना सा ये लगा रहता है, हर 10 चेन पे एक तिकोना सा लगा रहता है, तांबे का रहता है, या पीतल का भी रहता है, कहीं कहीं पीतल का भी रहता है। तो उसको वहां से आप देखेंगे कि झाड़ी पर अगर चला भी गया तो टूटता नहीं है जल्दी, और ना ही उसको नुकसान होता। और उसको जब घीस लीजिएगा तो झाड़ी ही टूट जाती है, ना कि लोहे का जलेगा। और फीता से नापी में ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो फीता टूट जाने का डर होता है, और कभी ऐठ गया तो सीधा नहीं आ पाया। तो इस तरह से हम लोग परंपरागत नापी करते हैं। और अब वर्तमान समय में आपको ईटीएस मशीन से करने हैं, तो उसमें तो मैन पावर का बचत हो जाता है। जब भी जरीब की नापी होगी तो कम से कम 2 और 3 आदमी तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और ईटीएस मशीन में एक आदमी भी एक मशीन है, अगर एक ऑब्जेक्ट लगा करके आ गया, उसके बाद से नापी कर लिए, खुद भी कर सकते हैं, तो समय भी बच जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। और जरीब की नापी तो टाइम टेकिंग होता है, कभी कभी पूरे दिन लग जाते हैं, तो एक भी प्लॉट की नापी नहीं हो पाती, कभी कभी ऐसे भी होते हैं। एनी क्वेश्चन? हाँ, महेश, महेश कुमार जी बताएं। जी बताएं। हेलो, जी बताएं। नमस्ते मैम। नमस्ते, बताएं। जी आशीष चलेगा। मैं हमको ग्रिड के बारे में जानना है, ग्रिड क्या होता है? ग्रिड, कोई भी जी मैप जो बनता है वो एक स्केल पे फिक्स होता है। जी स्केल को फिक्स करने के लिए ना एक लंबा लंबा पतला पतला अननोन लाइनिंग बनाई जाती है। उसको देखिएगा, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको पता होगा, उसमें एक होता है नहीं, आप जब ग्राफ पेपर देखेंगे तो उसमें एक 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर जी इस तरह, तो जो लाइन जो होती है ना एक दूरी पर फिक्स दूरी पे एक लाइन, मतलब काल्पनिक लाइन ही माना जाए, तो वो ग्रिड कहलाती है। मतलब एज ए नक्शे भाषा में, नक्शा की भाषा अच्छा में ग्रिड कहलाती है, कि हर 5 जरीब पे एक लाइन होगा, 10 जरीब पे एक लाइन होगा, एक मतलब फिक्स होगा। 15 जरीब पे पतली लाइन होगी, 10 जरीब पे थोड़ी मोटी लाइन होगी, तो ये ग्रिड होता है। मतलब इसको हम लोग ग्रिड आम चलन की भाषा में बोल देते हैं, कि ग्रिड पे फिक्स हो जाता है कि 10 जरीब पे एक ये होगा। और उसमें ओके, ये कौन है? सत्येंद्र कुमार जी बताएं। जी बताएं। मैम जब कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिलता है तो फिर हम लोग कैसे समाप्ति करेंगे? जी जी, आवाज बताइए फिर से, पुनः क्वेश्चन, आवाज नहीं आई। जब जहाँ से मापी करना है किसी फील्ड पे और वहाँ पर कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिल पाएगा तो हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको फिक्स पॉइंट निकालना पड़ेगा। बिना फिक्स पॉइंट निकाले आप नापी नहीं करेंगे। आप इसमें भी आप जाएंगे सर्वे करने, तो आपको यहाँ भी अब गत सर्वे का जो नक्शा मानचित्र होगा आपको लेके जाना होगा, और उसमें जो फिक्स पॉइंट होगा और वर्तमान मिला है, दोनों में कुछ ना कुछ एक फिक्स पॉइंट को आपको ढूंढना ही होगा, और आपको बैठाना ही होगा। नहीं तो दूसरे गांव से भी फिक्स पॉइंट आते हैं, कहीं ना कहीं से फिक्स पॉइंट लाना होता है, तो आपको ये लाना होगा, तभी आप मेजरमेंट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट गोविंद चौधरी जी बताएं। मैम। जी बताएं। हेलो। जी बताएं, क्या प्रश्न है?
मैम ये ये गाड़ी में पूछना यात्रा कर रहा चाह है। रहे थे मैम हाँ हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं बताइए क्या बताइए क्या बताइए कर रहे हैं? बताइए, क्वेश्चन बोलिए बताइए। मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताइए। हाँ, ये करें, जब तुम फील्ड में सर्वे करने जाएंगे तो एजेंसी में क्या मिलेगा? तो कैडेस्ट्रल सर्वे वाला नक्शा मिलेगा मैम हमको? आपको रेफरेंस के लिए जो विगत सर्वे का नक्शा है वो मिलेगा। जहाँ रिविजनल नहीं हुआ है वहाँ कैडेस्टर का मिलेगा, जहाँ रिविजनल हुआ वहाँ रिविजनल का मिलेगा, जहाँ चेकबंदी हुआ है वहाँ चेकबंदी का मिलेगा। तो वो नक्शा विगत सर्वे में ये भी। नक्शा दो रहेगा मेरे पास, एक हवाई एजेंसी वाले और एक जो रिविजनल सर्वे। हाँ, वो अमीन के पास भी रहेंगे, अमीन को मिलेंगे, लेकिन आप उनको निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, उनके से सहयोग करना है, उनको उनसे के काम को देखना है, तो आपको भी जानकारी चाहिए। उनसे ज्यादा होगा तभी ना आप उनको देख पाएंगे, जांच पाएंगे। ये गौतम कुमार जी नहीं, चलिए, मुझे समझ हेलो पता। जी बताएं। मैम, यदि बताएं बताएं बताएं। नहीं आवाज आ रही है, नेक्स्ट देख लो, किन्हीं को कोई समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। हाथ उठाएं जिनको प्रॉब्लम हो रही है। समझ में आ गया सबको? हम मान ले कि आप लोगों को समझ में आ गया। ये आनंद कुमार जी बताएं। मैं ये आनंद। पूछ रहा था। जी मैम, कंघी जो होता है उसमें कितने जो दांत होते हैं कितने होते हैं? उसकी ये लंबाई तो क्या होती है मुझे दांत? कि मुझे याद नहीं है दांत कितने होते हैं, मैं देख के गिन के बताऊंगी आपको जब मिलेगा फील्ड में, तो आप देख लेंगे। पर वो कंघी जस्ट जो हम लोग बाल का कॉम्ब करते हैं ना, वैसा होता है। उसमें ऐसे ही थोड़ा होता सा है? स्पेस होता है, 10 वो शायद होता है, स्पेस 10 कितना होता है? स्पेस वो आप नापेंगे, वो प्रकाल पे रख करके नापेंगे कि क्या थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। वो एक्चुअली क्या करना है कि उसको जब हम इरेगुलर शेप पे रखते हैं, इरेगुलर बॉडी पे रखते हैं, इरेगुलर जो जमीन भूखंड है वो जी इरेगुलर है, मतलब ना ये रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, तो उसको क्या करना है, तो उसको ऐसी जगह पे रख करके जो पार्ट्स जब आप नक्शा नापेंगे तो एक पार्ट में उसको देंगे, सबको टुकड़े में करके देखेंगे कि कौन सा, तो ये फील्ड में बता सकते थे नापी करके, लेकिन आप उसको ये देखेंगे तो उसको जो स्क्वायर में निकल गया, जो पार्ट आयत में निकल गया, तो वह जो शेष भाग देखिएगा नक्शा ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उसको क्या उस जगह पे रखते हैं, उससे दूरी निकाल लेते हैं कि कितना है, उसके बाद उसको इंच से नाप लेते हैं कि कितना आया, उसके हिसाब से देते हैं। लगभग 10 लगता है, 10 दांत रहते हैं शायद। नहीं, मोहम्मद रजुल्ला रेजा बताएं। हाँ मैम, जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम एक्चुअली जो भी प्लॉट होता है, बस बस। जी जी बताएं। जो भी प्लॉट होता है उसका 3-4 पॉइंट होते हैं। हाँ बताएं। जी जी बताइए ना। हाँ, तो अगर मेरा स्क्वायर मेरा अगर 3 पॉइंट मेरा, अगर फोर्थ लाइन मेरा राउंड शेप, मेरा हाफ सर्कल, 3/4 सर्कल, तो ईटीएस मशीन से हम कैसे उसको मेजर करेंगे? एटीएस मशीन की नापी आपको जब होगी, जब तक आपको ये, आपको पूर्व में ही बताया गया है कि ये व्यवहारिक क्लास है, क्लास में ही आपको पता चल पाएगा। ये तो आपको बस थ्योरी पार्ट्स की जानकारी दे जा रही है कि आपको इन सब टर्मों से रूबरू होना होता है। तो आपको इस जानकारी जब आप फील्ड में नापी करने जाएंगे, ईटीएस मशीन में है, वहाँ पे जो उसका जो ऑब्जेक्ट लगाते हैं ना, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे ऐसे पार्ट में क्या होता है ना कि थोड़ा नजदीक नदी के ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, मतलब कि ज्यादा इरेगुलर होता है तो ऑब्जेक्ट जो होता है ना लाइट का, जो ये थोड़ा थोड़ा नजदीक लगाया जाता है, मतलब जहाँ पे टर्निंग आता है ना, जहाँ पे मैप घूम रहा है, उस टर्निंग टर्निंग पे लगा करके अगर हम करते हैं ना, तो एक्यूरेट आ जाता है। आपको इसके लिए फील्ड में भी ले जा करके आपको नापी करके बताई जाएगी। इसके लिए आप निश्चित रहे, जब व्यवहारिक प्रशिक्षण आपको प्राप्त होगा तो ये अवश्य बताया जाएगा। ये आपको थ्योरी पार्ट्स के लिए थोड़ा सा ये सब टर्म पुराने
क्या है। लोग जाएंगे आप जब विलेज तो इस तरह की बातों को सुनना पड़ सकता है कि अरे हम लोग जरीब से नापी करते थे, बढ़िया से नापी कर लेते थे, आप ही क्या मशीन लेके आ गया। तो आपको ये सब टर्म मतलब यूज टू में रहे कि आपको कहीं नहीं ये क्या हो गया हमको बताया नहीं गया, बस आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है पुराने पुराने पद्धति का, उसमें कौन कौन से टर्म आ जाते हैं। कंघी अब मिल जाएगा तो आपको कहीं इसमें अरे सॉफ्टवेयर कंघी तो बाल झाड़ने की चीज थी, यहाँ क्या, तो ये सब टर्म मिलेंगे। तो ऐसे टर्मों को आप जाने और समझिए। ओके, नेक्स्ट किसी को कोई प्रश्न इसमें हो? संगीता कुमारी जी बताएं। संगीता कुमारी जी। हाँ मैम। जी बताइए। मैम अगर एक प्लॉट कर्व एरिया में है, कौन सा एरिया? कर्व एरिया टाइप से प्लॉट है, रेक्टेंगुलर हाँ हाँ भी है, तो उसका ईटीएस से कितना बिंदु में नापी करना होगा, मैंने कुछ उसके बारे देखिए में वो एरिया पर निर्भर करता है और कितने कर्व है। जितना भी कर्व है ना, जैसे एक फील्ड में होता तो आपको बता दूं, जैसे कि रेक्टेंगल हुआ तो 4 पॉइंट ले लिए तो हाँ मिल जाएगा, ट्रायंगल हाँ हुआ तो 3 पॉइंट लिए तो मिल जाएगा। आप देखिएगा जो लेकिन जब कर्व है तो कर्व है ना, तो जहां जहां से रेगुलर बेंड शेप होगा मतलब ना, है। जब बेंड जहां जहां से कर्विंग शुरू, जैसे एक जा रहे सीधा, थोड़ा दूर चले मतलब करीब पॉइंट में अमीन को सब लेना पड़ेगा। 10 या 15 देर चले, मान ले वहीं से कर्व है, तो वहां पे आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर थोड़ा सा सीधा जा रहा है तो थोड़ा सीधा जाने के बाद जहां से बेंडिंग शुरू हो रहा है, बस हो सकता है वो 15 मीटर भी हो, 10 मीटर भी हो, वहां पे भी आप लगा सकते हैं। तो ये आप कर्व देखिए ही, वो तो फील्ड पे आपको पता चलेगा कि कर्व कहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है। इससे आपको आपको जितने भी कर्व होंगे, आप उतने जगह जगह पे उतने जगह पे आपको ऑब्जेक्ट लगा करके नापी लेनी पड़ेगी। उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज्यादा होता है। एटीएस मशीन नाप के एक्यूरेट दे देगा। जब आप प्रैक्टिकल का क्लास करेंगे ना, नापी करेगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए और कोई प्रश्न? मिंटू कुमार जी। नहीं, पिंटू कुमार शाह। हमें लगता है कि आप परंपरागत नापी के शब्दों से आप रूबरू हो चुके होंगे। नहीं, बोलिए पिंटू कुमार जी क्या? ये जो है त्रिसीमाना जो है, हाँ, त्रिसीमाना को समझा दीजिए। 3 सीमाना वो चीज होता है जहाँ 3 गांव का बाउंड्री, 3 गांव जहाँ पे आके मिलते हैं, 3 गांव का वहाँ पे जगह होता है, 3 जगह का पॉइंट हो जाता है। कभी कभी वो 3 जगह का 3 गांव का पॉइंट होता है जहाँ 3 गांव मिलते हैं। गाँव तो का जिस दिन तीनों अमीन रहेगा ना, जी तीनों सीमाना का जो होगा नापी, उस दिन तीनों अमीन रहेगा क्या? आवाज नहीं आई, फिर से रिपीट करें। तीनों अमीन रहेगा उस दिन क्या, जिस दिन त्रिसीमाना का? हाँ रहेंगे, क्योंकि वो फिक्स पॉइंट किया जाता है। तीनों गांव जहाँ पे तीनों गांव के बिंदु मिल रहे हैं, वहाँ पे देखिएगा अभी नए नए सर्वे में, वहाँ पे एक पत्थर 3 समाना पत्थर गाड़ा जाता है, उसमें तीनों गांव का थाना नंबर लिखे जाएंगे। तीन साइड का तीन साइड वाले पत्थर गाड़े जाएंगे और वहाँ पे लिखा जाएगा कितना लैटिट्यूड है, कितना लॉन्गिट्यूड है, वो भी लिखा जाता है। इस तरह वो 3 सीमाना होता है। कहीं कहीं 4 सीमाना भी मिलेगा, जहाँ 4 गांव मिलते हैं वहाँ पे एक फोर साइड वाले वो एक पत्थर गाड़े जाएंगे, उसमें वो लिखा जाएगा थाना नंबर, ये नंबर, और ये गांव का ये थाना नंबर, ये गांव का ये थाना नंबर, और वहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी जा रहे हैं। इससे क्या होगा, वो फिक्स पॉइंट होगा। भविष्य में नापी के लिए हम लोग इसके रेफरेंस में यूज करेंगे। वर्तमान समय पूर्व की नापी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फिक्स नहीं है, इसके कारण कभी कभी पॉइंट मिलने में दिक्कत होती है। कभी कभी क्या होता है, ग्रामीणों के द्वारा भी पॉइंट को नुकसान करा दिया जाता है, समाप्त करा दिया जाता है, नहीं पता चलता है, ढूंढने में परेशानी होती है। तो इसीलिए इस बार लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से फिक्स कर दिया जाएगा, जिससे मतलब फिजिकली अगर नहीं भी वहाँ पे अगर वो पत्थर को हटा दिया गया तो भी वो हम लोग जब कंपास लेकर के जाएंगे तो मतलब जाएंगे तो वहाँ पता चल जाता है कि ये इतना लैटिट्यूड इतना लॉन्गिट्यूड पे है, इस तरह पता चल जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अरुण कुमार जी, क्या आपका प्रश्न है? आपका इनका प्रश्न ले चुके हैं। नेक्स्ट कौन है? हाँ बताएं, अरुण कुमार जी बताएं। जी बताएं। आवाज नहीं आ रही है अरुण कुमार जी। नेक्स्ट
इसको फेंक लो, और भी लोग होंगे ना। तो और देख लें। उनकी आवाज नहीं आ रही है, अनु कुमार जी की आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सबको ना? समझ में आ गया ना? शोएब अहमद जी बताएं आपका जी क्या मैम। जी प्रश्न बताएं आपका। मैम मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई कैडेस्टल मैप हमको मिलता है जी और उस पे स्केल मेंशन नहीं है कि हाँ ये किस स्केल में बना हुआ है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता और है, कोई भी ग्रिड ना। मार्किंग है, तो ग्रिड मान मार्क। लीजिए जैसे पुराना मैप मिला फट गया हो, ग्रिड मार्किंग है, अगर हमको चेक करना हो कि ये किस स्केल में बना है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं दो उसको? ग्रिड को आप जब नापेंगे ना, दो ग्रिड के बीच की क्या दूरी है जी। आप उसको नापेंगे ना, तो उससे आपको क्लियर होगा कि क्या अंतर किया गया और क्या नहीं किया गया। ठीक है। और ऐसे एक जो हमारा शीट रहता है उस पे ग्रिड कितना दूरी पे बना रहता है मैम? एक चैन का रहता है? 10 जरीब पे एक ग्रिड रहता है। तो जो 10 जरीब अगर धरती पे है ना, मतलब जमीन पे है, वो आपको नक्शे पे 10 जरीब के लगभग होता है। तो ये जो भी कोई भी नक्शा बना होगा, कभी भी बना होगा, उसका वो स्केल जरूर फिक्स होता है। उसके बिना नक्शा नहीं बन सकता है, बिना उसको स्केल पे फिक्स किए हुए नक्शा नहीं बनता है। तो ये तो होगा ही होगा, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए नीतीश कुमार जी बताएं। नीतीश कुमार जी क्या आपका प्रश्न है इसमें? जी कोई जी बताएं। हेलो जी बताएं बताएं। जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते बताएं। जी मैम बोले ठोकर क्या होता है मैम? नापी में जो ठोकर होता है, ठोकर जो अमीन साहब बोलते हैं कि ठोकर मिलाते हैं। यस 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 बताती हूँ। जी ठोकर जी क्या होता है, जैसे कि नापी में आपने, जैसे आपको पॉइंट मिल गया, उनको म्यूट कर दीजिए। नापी में जैसे ही आपको पॉइंट मिल गया, आप जैसे देखना है कि पॉइंट तो मिल गया लेकिन वो सही है नहीं है, उसके बाद फिर दूसरे जगह से भी पॉइंट लाते हैं। अब जैसे इस प्लॉट को लाना है, ठीक है, एक प्लॉट नाप करनी है, तो एक वहां से पॉइंट से लाए, एक कॉर्नर पे लाए, उसके बाद दूसरे जगह से भी ला करके देख लेते हैं कि कहीं ये पॉइंट सही है कि नहीं। तो 2-3 जगह से ला करके जो मिलाते हैं ना, मिलाना कोई आम भाषा में हम लोग ठोकर कर देते हैं कि अच्छा यहाँ से मिला के ठोक के देख लेते हैं ठीक है या नहीं। तो हम लोग चिन्ह बनाए, पॉइंट बनाए, वो ठीक है या नहीं उसको मिलाने के लिए 2-3 जगह से फिक्स पॉइंट होंगे। जैसे मंदिर से अच्छा इतना दूरी दिया हुआ है, तालाब से इतना दूरी, इस बरगद का पेड़ जनरली यहाँ से इतना दूरी। तो 2-3 जगह से पॉइंट से नक्शा पर पहले देख लेते हैं, उसके बाद धरती पर भी उसको नाप के देख लेते हैं, उसको मिला करके लाते हैं, उसको ठोक करके, मतलब कहते हैं लाइन ठोक के देख लिए कि ठीक है या नहीं, ठोकर उसी को कहते हैं। ओके नेक्स्ट। आवाज नहीं आ रहा। अमजद नवाज नो। नेक्स्ट। समझ में आ गया? हाथ उठाइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये क्या है? सिद्दीक आलम जी आपको क्या प्रॉब्लम है बताएं। बताएं। मैडम पहले जो नाभि होता था हाँ वो तो जरीब से होता था, मतलब कड़ी से। हाँ जरूर बताइए। जी अब वो ईटीएस मशीन से जो होगा मैडम, उसका जो फिक्स पॉइंट होगा, मतलब जैसे दिया गया यहाँ से कि मतलब 100 मीटर दूरी से वो भी आगे मतलब नाप सकता है, वो दिखा सकता है। तो हाँ। इसका दूरी जो होगा, इस दूरी मतलब सेम होगा मैडम? मतलब फिक्स पॉइंट जो भी होगा आपको फिक्स रहेगा ही, उसमें कोई चेंज नहीं। इस नापी ईटीएस मशीन से भी नापी करेंगे, वहां भी फिक्स पॉइंट। ईटीएस का सिर्फ यही काम है कि आपके समय को बचत कर देता है, तेजी से नाप कर देता है, और जो जरीब लेके जाना आना ये सब परेशानी को दूर करता है। लेकिन बाकी सिस्टम जो है फिक्स पॉइंट है, और उसको तो आपको इसमें रखना ही रखना है। वो तो सिर्फ एरिया को नापी, अगर 4 जगह ऑब्जेक्ट आपका इसका लगा दिए तो नाप दिया कि इस जहां जहां ये ऑब्जेक्ट घूमा है उसकी एरिया में ये है। बाकी फिक्स पॉइंट है या जो भी अंतर है उसको आपको खुद करना होगा। उसको फिक्स पॉइंट तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए तो गत सर्वे का जो मैप है उसको आपको लेके जाना होगा फील्ड में, साथ में ही आपको ये भी लेके जाना होगा
वर्तमान में जो मिला है, और उसके बाद देखेंगे दोनों नक्शे में कौन सा एक पॉइंट है जो दोनों में है, उसको आप वहां पर से लेकर के दूसरा कोई फिक्स पॉइंट ये नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, पंकज प्रसाद जी, आपका क्या प्रश्न है, बताएं। अनम्यूट करें अपना, आप अपना अनम्यूट करें। हेलो हाँ जी, बताएं। मैम, बोल रहे थे कि किसी भी नक्शे में मैम उत्तर पूर्व दिशा से ही नापित क्यों किया जाता है सिस्टम में? उत्तर पूर्व दिशा से, उत्तर पश्चिम के दिशा से हम लोग नंबर उठाते हैं, ये पता है क्यों? वहां से पॉइंट पूर्व से जैसे ही उत्तर पश्चिम से हम लोग नंबर उठाते हैं तो पूर्व दक्षिण की ओर जाते हैं, तो वहां से नंबर का पॉइंट मिलता है। जी। वहीं से, इसीलिए वहां से नापी की जाती है। उत्तर पूर्व ऐसा नहीं कि उत्तर पूर्व से, जहाँ पे आपको पॉइंट मिल रहा है वहां से आप उठा सकते हैं। बाउंड्री का जहाँ मुश्किल होगा उस गांव का, जहाँ पे बम्बा होगा, इस तरह से नापी शुरू करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि उत्तर पूर्व से ही नापी करेंगे। आपको जहाँ भी फिक्स पॉइंट होगा, अगर किसी आप देखे 3 सिनेमाना है तो इस गांव का किसी ना किसी गांव का तो पश्चिम भी तो हो सकता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट, राजकुमार चौधरी, राजकमल चौधरी। अनम्यूट करें आप। गुड आफ्टरनून मैम। बोलिए। मैम, ये गुनिया की लंबाई कितनी होती है? गुनिया बताओ। 2.5 इंच होती है, लगभग 2.5 इंच के आसपास होती है। और ये कंघी, ठीक है, वो ये भी कंघी की 3.5 लंबाई इंच के आसपास होती है, एग्जैक्ट 3.5 इंच के आसपास होती है। एक उजला सा होता है, उसमें इस तरह बना उजला सा होता है, उसमें लाइन खींचा रहता है काले काले से, और किसी किसी में लाल लाल से, और हर सेंटीमीटर पे फिक्स होती है। 1.5 इंच 3 इंच ऐसे 2.5 इंच की गुनिया होता है। कोई छोटा होता है 3.5 इंच का भी होता है। जी, क्या आपने कहा? नेक्स्ट, प्रशांत कुमार जी, बताएं। मैडम नमस्कार जी, बताएं। परंपरागत तकनीक से जो नापी होता है उसमें मैडम देखते हैं हम लोग कि कट्ठा बीघा ऐसे ऐसे करके लिखा रहता है, जबकि अभी हम लोग ईटीएस से कर रहे हैं तो इसमें मैडम हेक्टेयर या एकड़ से हम लोग को प्लॉटिंग करना होगा। देखिए उसमें क्या उसके है बीच कि एक रिलेशन मैडम बता देते जिससे हम लोग को सुविधा अच्छा, ये तो आपका विस्तृत क्लास होना चाहिए इस पे। रिलेशन क्या है कि आपको छोटा सा मैडम यूनिट, छोटा सा एकड़, और ये इसको चेंज कर, कन्वर्जेशन का क्लास होना चाहिए। कन्वर्जन कैसे करना है, यही आपकी क्वेश्चन है ना, कि कैसे किसको कन्वर्जन करना है। हाँ मैडम चेन और नापेंगे उसमें जो डायमेंशन आएगा और जो ईटीएस से नापेंगे उसमें जो डायमेंशन आएगा, दोनों के बीच का कुछ रिलेशंस मैडम। रिलेशंस, ठीक है, उसको भी हम अगले नेक्स्ट सेशन में उसको क्लियर कर देंगे। उसका भी एक स्केल फिक्स है कि आप एकड़ कट्ठा को कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट कर करके उसमें आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो हम नेक्स्ट सेशन में ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दानिश अंसारी जी। गुड आफ्टरनून मैम। जी, बताइए। मैम, ये बोलना था कि अभी जो चार्ट जो हमारा अपलोड हुआ है नक्शा, हाँ, तो उसमें मैम नॉर्थ डायरेक्शन तो है नहीं। अब हम कहीं जाएंगे, क्या चार्ट आज नक्शा को अपलोड किया गया है गूगल क्लासरूम पे। अच्छा, मुझे नहीं पता तो था। उसमें मैम एक देख रहे हैं कि प्लस टाइप का निशान है पूरे चौहद्दी। हमको तो लगा कि वो चौहद्दी होना चाहिए, वो क्या है वो बता देते हैं। और दूसरी बात है मैम कि किसी में जो है ना डायरेक्शन शो नहीं है नॉर्थ का, तो जिस साइट पे जाएंगे, जिस ग्राम में जाएंगे, तो वहाँ कैसे पता करेंगे कि नॉर्थ साउथ से ही किस पार करना है? बिना डायरेक्शन का तो नक्शा होगा नहीं। हमेशा आप नक्शा में कैसा, मैं देखी नहीं कैसा ए साइज का जो नक्शा किसी गांव का नक्शा आपको मिला है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम देखे नहीं है क्या है। लेकिन आप नॉर्थ से जो ऊपर होगा गांव का, जो भी नक्शा का अपर पार्ट होगा वो नॉर्थ होता है, नीचे पार्ट साउथ होता है। अपने सामने जैसे ही रखेंगे कोई भी नक्शा, जस्ट ऐसे जिसको सीधा में, जैसे आप सीधा ऐसे बुक की तरह सीधा आप जब रखेंगे तो आपके जो
पढ़ने के लिए, तो ऊपर की ओर जो होगा वो नॉर्थ हो जाएगा, नीचे की ओर होगा साउथ होगा। इस तरह से आप उसको दिशा निर्धारित कर लेंगे। वैसे हमने देखा नहीं है क्या प्रोजेक्ट मिला है, नेक्स्ट मैं क्लियर करती हूँ इसको, मैं पता करके ये चेक देती हूँ। नहीं। तो कौन है? जितेंद्र कुमार जी। आकाश राव जी बोले। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ मेरा क्वेश्चन था कि मैम 1 डिसमिल में कितना स्क्वायर फुट होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये था मैम कि मतलब अभी तक जो भी ट्रेनिंग टीचर आए थे उन्होंने मतलब स्टार्टिंग 1 आवर पहले अपना सिलेबस पढ़ाया, उसके बाद हम लोग उसमें जो डाउट था वो लिख लेते थे लोग। ऐसा करिए ना, क्वेश्चन है ना, आप इसको देखिए, कन्वर्जन का क्वेश्चन है कि आपको कितना डिसमिल में कितना स्क्वायर मीटर होता है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, मैं आपको सेकंड क्लास में आपको क्लियर कर देती हूँ। अच्छा मैम, उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि मतलब जो भी सिलेबस रहता था उसको हम लोग फर्स्ट आवर में पहले पढ़ते थे। हाँ, और उसके में जो डाउट रहता था वो नेक्स्ट हाफ आवर में हम लोग पूछते थे। तो वैसे आप थोड़ा सा बताइएगा, पहले आप पढ़ा लीजिए, देन हम लोग हाफ आवर में पूछेंगे क्वेश्चन। आप लोगों को मैंने, ठीक है, क्वेश्चन मैं ये इसलिए क्वेश्चन पूछ रही थी कि जनरली जो भी ये जो क्लास है, जी ये व्यवहारिक प्रैक्टिकल का क्लास है, होना चाहिए, इसको प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, इसके लिए आप निश्चित रहें। लेकिन क्या है कि अभी आपको इस सब शब्दों से, टर्म से यूज होंगे तो जाएंगे वहां पे तो आप मतलब पैनिक नहीं होंगे। तो मैं इसलिए इस क्लास को बताया और इसलिए पूछ लिया कि मैं कुछ ये नया चीज है तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मैं अपना जानकारी ले रही हूँ। और आपके जो भी प्रश्न होंगे, जैसे कन्वर्जन का आ रहा है, इसका मैं नेक्स्ट सेशन में आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और बताएं, सबको समझ में आ गया ना? कहीं कोई दिक्कत? हाँ जी बताएं। जी, अरविंद कुमार पिंटू बोल रहे हैं मैम। जी बोलिए। नमस्कार मैम। बोल रहे थे कि ये चकबंदी का जो सर्वे हुआ है वो कितने डिस्ट्रिक्ट में हुआ है मैम, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, वो बता देंगे क्या? चकबंदी का? जी कहाँ सर्वेक्षण हुआ है मैम? ये रोहतास जिला में हुआ है। जी उसका तो लिस्ट आपको, आप तकनीकी मार्गदर्शिका देखे हैं, उसका पेज नंबर लास्ट में आपको दिया हुआ है, आप उसका देख लेंगे कि कौन से जिले में हुए हैं, कौन से जिले में नहीं हुए हैं। ठीक है, कहाँ दिया हुआ है मैम, कौन से पेज नंबर है मैम? हम भी तो पढ़े हैं तकनीकी मार्गदर्शिका, ऐसे तो हमको नहीं मिला। एक मिनट मैं आपको बताऊं चकबंदी कहाँ कहाँ हो चुके हैं। एक तो रोहतास है, कैमूर है, भभुआ है, यहाँ कुछ चल रहे हैं कई जगह। आरा में भी कुछ ब्लॉक में चल रहा है, कुछ गांव में चल रहा है। एक मिनट में चकबंदी से आपको क्लास बता दूं। ठीक है, मैं तुरंत बता रही हूँ। चकबंदी, एक मिनट, आपको आज चकबंदी जानना है और साथ में आपको सीलिंग एक्ट के बारे में बताना है थोड़ा सा, और वास्तविक पर्चा। नेहा रानी जी, आपका क्या प्रश्न है? मैम हेलो मैम। जी बताएं। मैम, जो सर्वेक्षण में आने वाली जो बाधाएं होते हैं उनके कारण और उनके उपचार के बारे में बता दीजिए। ये क्या आपका क्वेश्चन? मैम, जो सर्वेक्षण में आने वाली जो बाधाएं होती हैं, क्या क्या बाधा आ सकती है, आप अपने तरफ से बता। हम वही आपसे जानना चाह रहे थे। क्या बाधा आ जाएगी बताइए, इन प्रैक्टिकल या आपको कहीं? मैम, फील्ड की प्रॉब्लम हो सकती है कि फील्ड आपका सही नहीं है। फील्ड तो सही ही होगा, आप काम सही करेंगे तो। आपको बताइए आपसे, जैसे आपको क्या फर्स्ट जैसे उद्घोषणा होती है जिला बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा, तो आपको उसी में से आप काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आपको प्रचार प्रसार करना है, जो भी है आप कैंप आम सभा का जो शेड्यूल है उसको आप जिला में भेजते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, स्वघोषणा देते हैं, लेवियतों को बांटते। अगर मान लिया स्वघोषणा फील्ड में नहीं उपलब्ध हो पाया, कम संख्या में है, तो आप क्या करें, उसको जीरोक्स के लिए भी दे सकते हैं। उसका नहीं भी है तो हाथ से भी फॉर्मेट बना करके उसी फॉर्मेट में जमा कर सकते हैं। स्वघोषणा का 2 प्रति लेंगे, 1 प्रति में आप उनको रिसीविंग देंगे कि कुल कितने पेज आपको अपने साक्ष्य के लिए दिए हैं। सेकेंडरी आप उसके बाद आप सत्यापित करेंगे कि
सत्यापित करेंगे, उसको 3 में जमा करेंगे, प्रपत्र 3 में संधारित करेंगे। साथ में जो भी विवादित भूमि उसको प्रपत्र 4(2) में करेंगे। गैर सत्यापित है प्रपत्र 1 में करेंगे, 4(1) में करेंगे। आपको साथ में ये भी देखना है कि अमीन के द्वारा संधारित वंशावली सही है या नहीं। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ग्राम सभा हो रही है तो वहाँ जनप्रतिनिधि, जो पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित हैं या नहीं, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, जिससे क्या होगा कि कार्यों में इंटरेस्ट आएगा। रहतों का इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उनसे पेपर नहीं ले पाएंगे, तो आपका सही सर्वे नहीं हो पाएगा ना। तो जितना ज्यादा मैक्सिमम भागीदारी होगी उसके लिए आपको प्रयासरत करना पड़ेगा। और जैसे ही इन सब के बाद आप प्रपत्र 5 संधारित करेंगे, उससे आप मिलान करेंगे कि क्या जो दिया गया रहतों के द्वारा उससे तालमेल बैठ रहा है, वंशावली रखेंगे, प्रपत्र 5 रखेंगे। उसके साथ ही 3(1) आप वंशावली बनाए हैं, उसमें जो दिया है कि रहतों के द्वारा दिया जाएगा, कौन कौन जमीन प्लॉट बेचे वो भी विवरण देंगे उन लोग, उनके, और कौन मृत हैं कौन जीवित हैं, इनका सबका विवरण आप मिला करके देखेंगे। उसके बाद आप 3(2) में दास पंजी में सभी बातों को लिखा हुआ रहेगा, आपको अमीन लिखा आएगा, अमीन के द्वारा लिखा है, उसको आप जांच करेंगे। जब उसको जांच करेंगे ना दास पंजी को, तो आप उस वक्त आप ध्यान रखिएगा कि वंशावली जरूर रखें, प्रपत्र 5 जरूर रखें। साथ में एक आप अपने बेनिफिट के लिए मैं एक बात कहूँ, जिस भी राजस्व गाँव का आप जांच कर रहे हैं, सरकारी भूमि का एक चार्ट बना लेंगे कि इस मुश्किल से 2-3 खाता होते हैं सरकारी भूमि का, उसको आप एक रेड पेन से खाता लिख देंगे और ब्लैक पेन से या कुछ ब्लू से लिख करके आप प्लॉट नंबर लिख देंगे। आप ये देखेंगे क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में सिर्फ रहती भूमि को पास करना है, तो आप जैसे उसको करेंगे तो देख लेंगे, अच्छा नीचे लिखा हुआ ये पुराना खाता में अगर सरकारी जमीन है तो आप सीधे उसको सवपा के लिए लिख देंगे कि ये सवप के पास उपस्थापित करें। तो इस तरह आप अपने आप को सिर्फ रहती भूमि को टच करते हुए निकलेंगे। और क्या परेशानी आ सकती बताएं? सविता कुमारी जी बताएं, आपको क्या प्रॉब्लम है बताएं। सविता जी, सविता जी नेक्स्ट आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट अविनाश कुमार जी बताएं। जी मैम नमस्ते। जी बताएं। जी मैम मैं पूछ रहा था कि जब सर्वे होगा तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र हम लोगों को मिलेंगे जो ईटीएस से मतलब सर्वे नहीं कर पाएंगे अमीन, तो क्या वही अमीन जरीब से भी नापी करेंगे या उसके लिए दूसरे अमीन मतलब हम लोगों के पास आएंगे? देखिए काम तो आपको करना है, ये तो सेम आप चीज कैसे है। करना डिसीजन आप लेंगे, फील्ड में आप हैं। मतलब जो अमीन ईटीएस पे काम करेंगे उनको तो जानकारी नहीं होगी चैन की, तो फिर कैसे काम करेंगे? उनको भी आपको जैसे बताया जा रहा है कि चैन से नापी कैसे की जाएगी, आपको सिर्फ उनको मॉनिटरिंग करना है, तो आपको जानकारी दी जा रही है, तो उनको भी जानकारी दी जाएगी। बताने में और प्रैक्टिकली करने में बहुत सारा अंतर आता है। ये तो साइट पे जाने के बाद ये हम लोग दिक्कत फेस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन किया। अब ये तो नीतिगत मामले हैं, उसमें जैसा होगा आपके कैसा प्रतिवेदन देंगे कि नहीं संभव है, तो उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। स्थानीय स्तर से बंदोबस्त पदाधिकारी इसके संबंध में निर्णय लेंगे। ओके, अमित कुमार जी कौन है? अमित कुमार जी बताए आपका क्या प्रश्न है? जैसे कि हम आज पढ़ा रहे हैं चेनिंग से सर्वेइंग, मतलब उसका मेजरमेंट बता रहे हैं, तो इसमें मैम नापी करने की प्रक्रिया है मैम, बहुत सारे बाधाएं आएगी। तो बाधाएं कहने का मतलब कि सरफेस अप एंड डाउन है, तो हमें तो बहुत अच्छे से तरीके से इसका नापी करने आना चाहिए। ये प्रैक्टिकल क्लास जब होगा आपका, इसका प्रैक्टिकल क्लास मिलेगा आपको, बताया जाएगा उस समय कि कहाँ अप एंड डाउन है तो कैसे नापी। कभी कभी क्या होता है कि पानी में मतलब आप देखेंगे पूर्व में भी पीछे एक मतलब भर छाती पानी में घुसकर कभी नापी लोग किए हैं। जैसे मैम देखिए, जैसे कह रहे हैं मैम कि कोई इलाका है और वहां पर मान लीजिए हम चेनिंग से कर रहे हैं, आप बोले थे कि स्क्वायर आ जाएगा या ट्रायंगल आ जाएगा, तो मतलब जो सरफेस मतलब
मतलब सही से नहीं ऊंचा दिया नीचा जाता। भी हो जाएगा, ऊंचा नीचा भी होगा। तो उसमें क्या ना कि वो एंगल रहता है उसमें, आप देखिए डीप में जब जाइएगा, जब आपको क्लास हुआ तो उसके पास एक एंगल भी रहता है, उसको भी बैठा करके उसको लोग तो कैलकुलेट मैम आप करते हैं। सिर्फ जैसे मान ली कि लंबाई और चौड़ाई हुआ तो मान ली कि गुना करके हम निकाल लिए, स्क्वायर का निकाल लिए। ट्रायंगल है तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके अंडर रूट से निकाल लिए फिर एरिया का। लेकिन अगर बाय द वे सरफेस मतलब उसका आकार सही नहीं है, तब हम किस प्रक्रिया से उसको मतलब एरिया को निकालेंगे, ये थोड़ा बता दीजिए आप। तो जैसे बस आप चलिए क्या है ना कि उसको मैं बता रही हूँ, प्रैक्टिकल होता तो आपको फील्ड पे मैं बता देती, फील्ड में कि कैसे है। एक्चुअली जब इरेगुलर शेप होता है ना, तो एक 2.5-3 इंची का एक कंघी टाइप का होता है, उसमें 10 दांत बने, 10 दांत का बड़ा कंघी भी होता है। उसमें एक फिक्स होता है कि एक कंघी में कितना ये है, नापी करके देख लिया जाता है कितना स्क्वायर बना। छोटे छोटे टुकड़े में क्या होता है, इरेगुलर शेप को ना तुरंत छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके स्क्वायर में कर लिया जाता है या आयत में कर लिया जाता है। उसके बाद उसको आप उसके हिसाब से फिर कैलकुलेट करके जोड़ दिया जाता है, इस तरह करके नापा जाता है। तो वहां पे आपको जब फील्ड की बात आएगी, फील्ड की जब ट्रेनिंग होगी ना, तो इसको इस बात को आप ध्यान रखिए जब जाइएगा। मैं ये इसलिए अभी बता दिए सब टर्मों को, जब आपका व्यवहारिक प्रशिक्षण होगा इन सब क्लासों का, ये क्योंकि टोटली व्यवहारिक प्रशिक्षण है, मतलब प्रैक्टिकल क्लास है। तो आपको अभी यहाँ पे मैं बोल भी पा रही हूँ तो शायद समझ आ रहा होगा या नहीं भी आ रहा हो, जो किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो देखे वो कुछ समझ में आ रहा हो, बहुत सारे लोगों के ऊपर से निकल रहा होगा। तो जब आपको मैं समझ रही हूँ, मुझे भी ऐसा होता है। तो बेसिकली क्या है ना कि आप जब, मैं इस सब टर्म को इसलिए बता दिया कि जब आपको व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा तो आप इन सब टर्मों से पूछेंगे, जो आपको व्यवहारिक प्रशिक्षण देंगे उनसे पूछेंगे, अच्छा बताइए हमको कंघी से कैसे नापना है, एंगल भी इसमें रहता है, एंगल कैसे करना है, चाटा को कैसे रखना है, जरी को कैसे क्या करना है। तो ये सब आपको टर्म से यूज टू करा रही हूँ, मतलब इंट्रोडक्शन करा रही हूँ कि आप इसको जाने और वहां पे आप प्रश्न करके इसको अच्छे से सीखें। ओके, ये क्या है धीरेन्द्र कुमार जी, बताएं क्या प्रॉब्लम है आपका, बताइए। पहले का मेजरमेंट लगी से होता था सभी हाँ, करीब करीब, हाँ हर थाना का अलग अलग होता है, ये भी फिक्स है। जैसे मेरा गोरस्तान थाना है, इसका अलग है, चिड़िया थाना है इसका अलग है, और रक्सौल थाना अलग है। पूर्वी चंपारण जिला में तीनों आता है, तीनों का एरिया अलग अलग है। तो हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे इसका मेजरमेंट? इसीलिए तो एक यूनिट पूर्व में जैसे क्या होता है ना कि शुरू में तो नापी का ये इतिहास आप पढ़े ही होंगे कि शुरू टोडरमल के समय से ही शुरू हुआ था, शेरशाह के समय से शेरशाह गज चला था, गज से भी नापी होती थी, शेरशाही गज, फिर उसके बाद एक और बादशाही गज, इस तरह करके परंपरा में आपने पढ़ा भी होगा, जानकारी भी होगी। इस तरह से नापी का प्रक्रिया आते गया, तो धीरे धीरे उसको सुधार करते, जैसे अभी हम लोग पूर्व में जरीब से नापी करते थे तो उसमें भी कुछ इरर आते थे, 10 कड़ी 5 कड़ी का इरर आ जाता था तो विवाद हो जाता। अब हम लोग नए आधुनिक युग में जैसे उसमें मॉडिफिकेशन, एक तरह से समझ लीजिए कि नापी में मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो जैसे ही अब जरीब से हम लोग ईटीएस मशीन पे आ गए, तो इसी तरह से है कि पूर्व में लगी में जनरली आम प्रचलन की 7 गज का, 6 गज का, 6 हाथ का लगी कहीं कहीं है, कहीं 6 गज का भी ये लगी है, कहीं कहीं 7 हाथ का लगी है, ऐसे भी है। लगी क्या एक घंटा होता है बांस का, उसको नाप के देख लेते हैं हाथ से, अपने हाथ से करीब करीब 1.5-2 फीट का, इसी हिसाब से चलता। तो किसी का हाथ बड़ा हो सकता है, किसी का हाथ छोटा हो सकता है, तो इससे भी अंतर आता था। तो धीरे धीरे इसको जमीन बाद में कीमती भी होता गया और विवाद कम हो इसके लिए बार बार इसको शुद्धता और उसका मतलब सूचिता की शुद्ध हो कि नहीं, इसमें अब विवाद नहीं, अब किसी का फिक्स है। इसी के लिए क्लस्टर सर्वे हुआ था और पूरा मैप बनाया गया, लेकिन उसमें भी इरर आया कि कहीं 10 कड़ी का अंतर आ रहा है, तो कहीं 20 कड़ी का, कहीं 5 कड़ी का, कहीं 1 फीट का। आप देखेंगे इस तरह विवाद तो आप होते ही रहे हैं, आप इसको देखेंगे। तो इसके बाद धीरे धीरे इसी के चलते इस बार ईटीएस से नापी का प्रयोग ये किया गया है। आप देखेंगे कि फिक्स पॉइंट जो करते हैं वहां पे भी एक बित्ता के आसपास अंतर आ जाता है, तो वो आगे आते आते वो 1 फीट के करीब 10 इंच के करीब आ जाता है। जब हर बार जरीब चला के लाएंगे ना, प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो अंतर आ जाता है, वो धीरे धीरे आ जाता है, 1 फीट 2 फीट में अंतर आ जाता है। अगर जैसे फिक्स पॉइंट है तो एक गोल सा 2.5 इंची का एक बोमा होता है, उसमें क्या इधर कौन से लिए या उधर से लिए, तो 2.5 इंच का तो अंतर उसी में आ जा रहा है।
तो इसीलिए इस बार लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर ही फिक्स किया जा रहा है फिक्स पॉइंट। ओके, नेक्स्ट धीरू कुमार जी, नहीं आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? आवाज है आ रही है ना मेरी? समझ में आ रहा है ना? हाथ उठाइए सब। ओके, नौशाद अंसारी कौन है? अच्छा, शिवम कुमार सिंह जी बताएं। नमस्कार मैडम जी बताएं। ये मैडम अभी वो टोडरमल का उल्लेख किया आपने, तो कहीं पे पढ़ा था मैंने कि टोडरमल के समय पूर्णिया के आसपास कुछ इलाके में कुछ क्षेत्र का सर्वे नहीं हो पाया था, जिसको फरकियां कहा जाता है। खगड़िया के आसपास है क्षेत्र, वो गंगा का कछाड़ क्षेत्र है, लास्ट क्षेत्र है, वहाँ पानी में डूबा रहता था साल भर, इसलिए नहीं हो पाया था। चलिए, ये हिस्ट्री की बातें हैं, हम लोग हिस्ट्री का क्लास नहीं कर रहे हैं। काफी हिंसा प्रवण इलाका है मैडम, वहाँ पे सर्वे के समय तो हिंसा काफी ज्यादा होगी। वो पूर्व की बातें थी, अभी ऐसा कोई नहीं है, हर जगह प्रशासन है। और रही बात, दूसरी बात है कि आप लोग खुद समझदार हैं, और जो आप बताए पूर्णिया क्षेत्र नहीं, वो खगड़िया का क्षेत्र था। गंगा का जो लास्ट में जो पानी, जो बाढ़ के बाद जो पानी होता है ना, जल्ला टाइप का क्षेत्र होता था, बहुत बहुत लंबे लंबे, इसलिए नहीं हो पाया था कि बहुत उसमें अगर उनकी हाइट, टोडरमल की हाइट शॉर्ट थी। हाले जी, तो जनरली क्या है ना, उनकी हाइट थोड़ी कम थी, और वहाँ उस क्षेत्र में ना बहुत लंबे लंबे घास, जो उसको क्या कहते हैं, वो झाड़ टाइप का घास होता है, लंबा लंबा, बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो वो दिख नहीं पाते थे, और पूरा दलदली टाइप का एरिया होता था, तो उसको करना संभव नहीं हो पाया था। ठीक है, हिंसा इसका कोई बिंदु नहीं था। ओके, ऋतुराज जी बताएं। हाँ मैडम। हाँ बताइए। हाँ मैडम, ये जानकारी लेना है, जो आप कह रही हैं कि जो फिक्स्ड पॉइंट रहता है नक्शे पर, जो कि जमीन पर हम जाकर खोजते हैं, मैडम वहां से प्लॉट पर किस डायरेक्शन में जाना है, ये कैसे हम लोग फिक्स करते हैं? आप नक्शा देखेंगे ना, नक्शा में किस डायरेक्शन में प्लॉट है, वहां से ना आप जाएंगे, आप नक्शा पे देखेंगे, यहाँ पे से कुछ नहीं बोलना आपको। जब देख लें ये है, अगर उसके साउथ में अगर प्लॉट होगा तो साउथ जाएंगे, और उसके बाद दो तीन, साउथ में भी हो सकता है, ईस्ट में भी हो सकता है, लेकिन अगर ईस्ट और साउथ के बीच में किसी एक डिग्री पे है, 89 डिग्री पे, 91 डिग्री पे, तो उस तरह से कैसे हम लोग जाएंगे? डिग्री पे आपका है क्लास, तो इसमें आप कैसे जाएंगे वहां पे? आप फिक्स पॉइंट से आप कैसे जाएंगे वहां? जिस तरह से आपको नक्शा उपलब्ध हुआ, उसी के हिसाब से, नक्शा के साथ साथ ही ना बढ़ेंगे जिधर प्लॉट होगा। नेक्स्ट मैडम, जमीन पे फिर कैसे फिक्स कर पाएंगे? वो तो समझ में नहीं आएगा। आप जब आप प्रैक्टिकल क्लासेस करेंगे ना, तो वहां पे आप जब जाकर देखेंगे, जब तक इसको आप करेंगे नहीं आपको समझ में आएगा। आप इसको जाएंगे फील्ड में, उसको आप उस जरीब के साथ साथ आप चलेंगे पैदल, या तो उस पॉइंट के साथ साथ जितना डेग चलते हैं ना, डेग पे चल चल के आपको पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पे जाना है। चलिए बोलिए, धर्मेंद्र कुमार राम जी बताइए, आपका क्या प्रश्न है? हेलो जी बताइए। जी मेरा बताएं। भी सवाल सर, मेरा भी मैम यही सवाल था, जो किसी भी डिग्री पे अगर कोई खेत है, उसको कैसे मेजर करें? मतलब 45 डिग्री पे, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डिग्री होगा, ठीक है, तो उसी हिसाब से उसका देखें फुल पॉइंट का कितना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डिग्री पे है, जिस पॉइंट पे, उसी के हिसाब से आप चलेंगे। देखेंगे कि निगेटिव की तरफ है या पॉजिटिव की तरफ डिग्री है, उसी तरफ चलेंगे। आप वहाँ पे ये देख लेंगे फिक्स पॉइंट का क्या डिग्री है, ठीक है, उसके बाद जितने डिग्री पे है उतना डिग्री पे आप जाकर नापेंगे। ओके, नेक्स्ट अमजद नवाब बोलिए। यस मैम, हेलो। जी बताइए। यस, ये मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे वो हम खेत नापने जैसे अमीन गए हैं, और वहाँ जैसे पॉइंट पे जैसे ठोकर है, और कुछ पहचान के लिए इनार भी रहता है। हाँ, इनार कुआं रहता है, कोई इनार कच्चा कुआं, पक्का कुआं, तो कुआं में भी कुछ वो करते हैं, जैसे कि कुछ कड़ी डालकर देखते हैं, उसके बाद वहां से फिर ले जाते हैं। कुआं को अगर फिक्स पॉइंट है तो कुआं तो एक बिंदु है नहीं,
अब वो कम से कम मतलब जी। तो 5 फीट का रेडियस का तो होगा ही, का जो कुआं का हाँ। हाइट में, तो ये नाप के देखा जाता है वहाँ पे, ये पहचान की जाती है कि ये रेडियस कुआं का इस तरफ का दीवार है या उस तरफ का दीवार है, ये देखने के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके। आशुतोष शीतल जी कौन है बताएं, बताएं। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? आवाज? हाँ मैम। जी बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमें तो ये 2011 का विषय सर्वेक्षण है, इसमें तो मैम बताया गया है कि ईटीएस मशीन के द्वारा ही नापी करनी है जी। अगर इनकेस अगर हम यार वहाँ बोलते हैं कि नहीं यार हमें ये नहीं चाहिए मशीन, हमें चेन से सर्वे करना है, चेन चाहिए, चेन से करना है, ऐसा कोई नहीं तो करेंगे। आप भी हमको क्या हम चेन से करेंगे मशीन से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाएगा, ऐसा आपको नहीं कहा जाएगा। ये मशीन आप अपने मन से इसको जोड़ रहे हैं, कहीं कोई नहीं कुछ कहता रही है, तो आप जैसे काम कर रहे हैं। तो फिर मैम चेन से करने का क्या मतलब, चेन क्यों पढ़ रहे हैं हम फिर? चेन यूज ही नहीं होगा पूरा सर्वे में? यूज नहीं होगा, ठीक है। मैं ये बता रही हूँ कि हम लोग इसमें सर्वे में पढ़ रहे थे, इतिहास भी पढ़ा आपने, सर्वे का कैसे शुरू हुआ, 1885 काश्तकारी अधिनियम भी पढ़ा। बस ये आपकी जानकारी का एक स्टेज था कि पूर्व में भी इस तरह काम होता था, ठीक है, इस तरह से काम किया जाता है। वर्तमान समय में भी यही लागू है। ईटीएस मशीन बहुत महंगी होती, तो हर गांव में अभी वर्तमान में अभी तक नापी नहीं प्रक्रिया शुरू की गई है, तो अभी भी वर्तमान में भी देखिएगा आप गांव में कि कहीं ना कहीं चेन से ही नापी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, आपने किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अब हमारे कौन कौन से जिले में चकबंदी शुरू किया गया है। तो चकबंदी राजस्व विभाग के चकबंदी निदेशालय के पत्रांक 12 चक विविध 9-3-15-6-229 पटना दिनांक 5/9/2011 के तहत गोपालगंज, कैमूर, भोजपुर, रोहतास इत्यादि जिलों में, भोजपुर, कैमूर इत्यादि जिलों में नोटिफिकेशन करके काम, बक्सर, रोहतास, इन सब जिलों में शुरू किया गया है और कार्य कहीं कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट का मतलब 26 का, जो जैसे हम लोग 20 खतियान पब्लिश करते हैं ना, 20 अंतिम प्रकाशन पत्र 20, वैसे ही चकबंदी में 26 का पब्लिश होता है। और जो इसका मतलब 26 का होगा कि हाँ यहाँ का सभी चकबंदी कार्य पूर्ण हो चुके हैं, नोटिफिकेशन दिया जाता है और यहाँ फाइनल चकबंदी मान लिया जाता है। ऐसे जिले हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। रोहतास में भी है, इतने जिलों में चल रहे थे चकबंदी प्रोग्राम। नेक्स्ट सौरभ जी बताएं। ये नौशाद अंसारी जी भी हैं, जी बताइए सौरभ जी। मैडम ये मुझे जानना है कि क्या हर जिले में अलग अलग वैल्यू होता है डेसिमल का क्या? नहीं, तो पूरे बिहार में एक डेसिमल बराबर कितना कट्ठा हो जाएगा इसमें? कट्ठा का अलग अलग हो सकता है, आप कट्ठा पे मत जाइए, वो परंपरागत तरीके से लिखा हुआ था, हर जगह अलग अलग होता है। पर डिसिमलव और ये उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है, वो फिक्स होगा कि 3 डिसिमलव जमीन है या 5 डिसिमलव जमीन है, रीजन वाइज होता है। हाँ थैंक यू। कहीं कहीं बड़ा कट्ठा, छोटा कट्ठा, ऐसे आम चलन की बोलचाल की भाषा में आपको मिल जाएंगे सब, तो इस तरह के होंगे, लेकिन डिसिमलव और एकड़ में कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। नौशाद अंसारी जी आपका क्या प्रश्न है? जी बताएं, जी बताएं, आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोले, रिपीट करें प्रश्न। हेलो जी बताएं, क्या प्रश्न? कैडेस्ट्रल मैप में जो स्केल होता था वो 32 पे, 64 पे, 16 पे, उसके बारे में कुछ बताया जाए। अच्छा, क्या है ना, बता रही हूँ। कैडेस्ट्रल मैप में एक प्रॉब्लम ये थी कि
आप जब कृषि प्रॉब्लम नहीं का है, बता देते हैं कि जो कृषि क्षेत्र होता है, एक मौजा है पूरा राजस्व गांव है, जो कि गांव जिसको कहते हैं कि राजपथ में नोटिफाइड हुआ एक खंड भूखंड सीमित, जिसका बाउंड्री वाल फिक्स होता है, बाउंड्री फिक्स होती है, और वो एक राजस्व गांव के तौर पे जाना जाता है, जिसको कि थाना नंबर से भी पहचान मिलता है, और एक नाम भी होता है मौजे का, मशहूर नाम करके आप देखिएगा, कभी मैप उलटिएगा तो उसमें मशहूर हो सकता है कुछ बोला भी जाए, लेकिन उसको मशहूर नाम वो लिखा रहेगा, वही नाम रहता है वर्तमान में भी। जैसे उसका हो सकता है वर्तमान टर्म में बोलने में कुछ जैसे कुछ चेंज भी हो जाए, लेकिन मशहूर नाम का वो फिक्स होता है, नाम भी फिक्स होता है और थाना नंबर फिक्स होता है। ये कैडेस्टर सर्वे में फिक्स किया गया, और वर्तमान में भी इसको हम लोग मतलब नए सर्वे में उसमें चेंजिंग नहीं करने हैं। ठीक है, कैडेस्टर सर्वे में आपका प्रश्न था कि आप उसको क्या अंतर आता है विलेज के एरिया, क्या क्वेश्चन था आपका, रिपीट करें कौन थे? नौशाद जी, आपका क्या प्रश्न था? कैडेस्टर सर्वे संबंधित क्या प्रश्न था? हेलो। हाँ जी, बताएं। हाँ मैम, ये कह रहा था मैं कि उसकी स्केलिंग कैसे होती थी, अब जैसे लिखा हुआ है कहीं पे 16 पे, 64 पे, 32 पे, वो क्या है? 16-32 पे। तो जो कृषि क्षेत्र होते थे ना, उसको 16 पे स्केल, अभी मैंने बताया जो ग्रिड स्केल पे कोई भी नक्शा बिना स्केल का नहीं बनता, उसका स्केल फिक्स किया जाता है। जैसे अब आप जैसे पूर्व के लोग में कैडेस्टर समय में क्या होता था, पहले लोग चल के जाते थे, ट्रैवर्स लाइन पे चल के जाते थे, उसके बाद पता करते थे अच्छा कितना इसका एरिया, तो एक नक्शे पे आएगा कि नहीं आएगा, 10 जरीब पे, मतलब मैक्सिमम 6 से 10 जरीब के आसपास एक सीट पे आ जाते हैं। तो वो चल करके देखते हैं कितना इसका लेंथ है, और फिर इसमें कितने चादर बनाने होंगे, क्योंकि पहले बना हुआ नक्शा नहीं मिला था, फर्स्ट बार बना, तो पहले लोग फील्ड में जाते थे और फिर शाम में आकर उसको नक्शा बनाते थे। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जब पूर्व में नक्शा बनाते थे तो हम इन लोग ना तो सांस भी रोकते थे, कि सांस भी रोक, अगर थोड़ा सा भी सांस से फूका जाएगा तो 1 इंच, मतलब एक बिंदु भी इधर से उधर होगा तो बहुत ज्यादा रकबा में अंतर आ जाएगा। तो बहुत सांस रोक करके जहाँ पे टर्निंग होती थी वहां पे वो लोग पेंसिल से खींचते थे, उसके बाद उसको पक्का किया जाता था नक्शा को, इस तरह उस खींचते थे, तो जो उसको स्केल जैसे, और गांव के बीच में एक आबादी भी होती थी। ठीक है, तो जो कृषि क्षेत्र वो बड़ा बड़ा क्षेत्र होता था, तो वहां पे 16 इंच का, 16 इंच अगर बाहर में है तो वहाँ 1 इंच मानते हैं, तो वो 16 इंच पे फिक्स था, और जो आबादी था वो 64 पे था, मतलब एक बिंदु 1 इंच का वहां पे 16 गुना कर दिया जाता था। नक्शा का मतलब मैग्निफिकेशन 16, अगर एक है तो वहाँ 64, यस ये करना है। तो आबादी क्षेत्र में छोटा छोटा घर होता था, छोटा छोटा एरिया में होता था, तो उसको बड़े नक्शे बनाने के लिए उसको स्केल पे फिक्स किया था 64 पे आबादी का। जनरली कभी कभी 32 पे, कम घनी आबादी है तो 32 पे भी फिक्स होते थे, और जब जनरली कृषि क्षेत्र को तो 16 पे फिक्स किया जाता था, 16 इंच पे। नेक्स्ट, नहीं कुछ नहीं। हेलो जी बता। मैम, ये चादर जो है कितने तरह के होते हैं, इनका साइज और टाइप? नहीं, चादर कितने तरह के नहीं होते, क्या कि चादर मानचित्र जब बनाते हैं किसी बड़े, जैसे छोटे रेवेन्यू विलेज है, उसका एक ही सीट पे आ गया, जो नक्शा का एक सीट होता है एक ही सीट पे आ गया। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है गांव 8,000 एकड़ और ज्यादा भी, 12,000 भी एकड़ के होते हैं गांव, 10,000 का भी होता है, 6,000 का भी है। तो क्या होता है एक रेवेन्यू विलेज एक नक्शे एक पेज पे नहीं आएगा, क्योंकि एक 16 इंच के स्केल पे फिक्स करना है, 64 म्यूट करो, 64 इंच पे करना है। तो क्या होता है ना कि उसको कई टुकड़ों में जो मिला करके बनाते, कई पेपर पे मिलाते हैं और बनाते, उसको एक साथ मिला करके देख लेते कि क्या गांव का पूरा जैसे ये प्लॉट यहाँ है, एक मान लिया ये प्लॉट है, लेकिन आप जब देखेंगे कि आज पूर्व के नक्शों में ये भी देखेंगे कि ये नक्शा आधा प्लॉट इस चादर पे भी है, और दूसरा चादर मतलब कपड़े का चादर नहीं, बस नक्शा का एक दूसरा सीट कह लीजिए। ठीक है, लेकिन आम चलन की भाषा में लोग चादर बोलते हैं, पूर्व में चला आ रहा है परंपरा के हिसाब से चादर बोलते हैं, पर वो एक सीट 1, सीट 2, सीट 3 आप इस तरह देख लेंगे। ओके, इसका एक बार लेते हैं, अभिषेक कुमार,
नेक्स्ट। ठीक है, आप थोड़ा सा, आपने चकबंदी के बारे में पूछा, आपको बता दिया गया है कि निम्न गांव में, निम्न जिलों में हो रहे हैं। गोपालगंज के कटैया ब्लॉक में है, कैमूर में रामगढ़ ब्लॉक में है, भोजपुर में बक्सर सदर में है, रोहतास में दीनाज ब्लॉक में है, और भोजपुर में आरा सदर है, कैमूर है, मोहनिया है, कैमूर में भभुआ है, रोहतास में नोखा है, बक्सर में सिमरी है, भोजपुर में बिहिया है, रोहतास में चेनारी है, विक्रमगंज है, बक्सर में इटारी है, बक्सर में डुमरांव भी है, भोजपुर में कोइलवर भी है, रोहतास में दावत है, और कैमूर में चांद ब्लॉक भी है, कैमूर में भगवानपुर ब्लॉक भी है, और रोहतास में डिहरी, बक्सर ब्रह्मपुर, रोहतास में कराकट, भोजपुर में जगदीशपुर में भी है, सहार में भी है, और शाहपुर में भी है, बक्सर में राजपुर में भी हो रहे हैं, और रोहतास में सासाराम है, भोजपुर में चरपोखरी ब्लॉक में भी हो रहे हैं। ठीक है, इतने ब्लॉक में और जिले में हमारे यहाँ से हमारे सरकार के द्वारा चकबंदी की परियोजनाएं चल रही है। अब आपको मैं बताती हूँ चकबंदी में मोटे तौर पे क्या करते हैं। ठीक है, चकबंदी पे मोटे तौर पे हम लोग ये करते हैं कि चकबंदी देखिएगा, अब जब भी देखिएगा तो ये शहरी क्षेत्र या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ मतलब खेती पर्पज से, इसका क्या है कि खेतों को एक साथ करके बड़े बड़े प्लॉट बना लेते हैं, जिसमें कि खेती सुगमता से होती है और अच्छे से होती है। ज्यादा उपज के लिए बहुत सारा मेड़ बना के बर्बाद हो रहे हैं, तो ये जनरली हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है, और ये सब जिले ज्यादातर बेहद बड़े बड़े खेत है, जैसे धान का, जनरली धान का बेहतर यहाँ इन सब एरिया में बहुत ज्यादा धान का उत्पादन होता है, और ऐसे में चकबंदी बहुत ही सहयोग करता है। चकबंदी के लिए क्या होता है कि आम सूचना दे करके इसमें रैयत तो जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। आप यहाँ पे जैसे कि उनका आप सभा होता है, और आम सभा कर करके उनको ग्राम सलाहकार समिति का गठन किया जाता है, एक समिति की गठन की जाती है, जिसमें उन लोगों द्वारा ये है कि कौन सा, और उसके एक पदाधिकारी सरकार के द्वारा रहते मनोज चकबंदी सहायक चकबंदी पदाधिकारी होते हैं, वो सभा में उपस्थित होते हैं, और ग्राम सलाहकार समिति तय करती है इस गांव में कौन कितने मतलब श्मशान भूमि है, कितना खेती की भूमि होगी, कौन रास्ता बनेगा, कितने पोखर बनेंगे इत्यादि का ये किया जाता है। और चकबंदी के उसमें ये निर्णय लिया जाता है। इसमें एक देखते हैं कि एक तरह का खेत, जैसे किसी का कोशिश की जाती है कि एक किसानों का खेत एक जगह हो जाए, जिससे कि उनको खेती करने में आसानी होगी। एक जगह हुआ तो ट्रैक्टर से, छोटे छोटे जोत में क्या होता है ना कि ट्रैक्टर नहीं घूम रहा है या आधुनिक तरीके से वो लोग खेती नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर बड़े जोत हो जाते हैं तो उनके द्वारा खेती करना आसान हो जाता है। अब जैसे बहुत सारे बड़े बड़े मशीनों लगा करके ट्रैक्टर से जोत रहे हैं, काट रहे हैं, तो जल्दी से उत्पादन भी बढ़ता है। और भूमि का जैसे अब कहीं एक जगह जमीन का किस्म का भी ध्यान रख लेते हैं उसमें, तो अब किसी का जैसे किसी का धनहर किस्म है और वो भीट एक मान लिया कृषक है, उसका धनहर में भी जमीन है और भीट में भी है, तो अब धनहर के बदले भीट अगर वो दे रहा है किसी को, तो उसका अनुपात बैठाना होता है कि कितना कौन धनहर लेगा और कितना अनुपात में भीट देगा। इस तरह करके सारे खेतों का एक मतलब गुणवत्ता के आधार पर प्लॉट का एक तरह से मूल्य निर्धारित किया जाता है, और उसके हिसाब से फिर पुनः सबको सारे कृषकों के बीच में फिर दिया जाता है और एक बड़े से प्लॉट बनाए जाते हैं, और उस हिसाब से वो लोग खेती करते हैं। और इसका क्लास में आपको बताया ही गया हुआ है कौन से अधिनियम के तहत क्या क्या कब कौन होता है, घोषणा होता है। फाइनल 17 में भी जैसे हम लोग प्रपत्र 5 इसमें बनाते हैं, वैसे प्रपत्र 17 बनाते हैं, और उसमें भी गत सर्वे का विवरणी भरते हैं। पाठ पृष्ठ में वर्तमान में क्या है वो भरते हैं कि क्या अभी वर्तमान स्थिति है, जो हम लोग यादाश्त पंजी में संधारित करते हैं वो उसमें भर देते हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति अभी क्या है जो आप फील्ड में लाते हैं, फील्ड से किए हैं। और
वर्तमान में जैसे हम लोग प्रपत्र यहाँ 5 तैयार करते हैं, वहाँ प्रपत्र 17 में तैयार करते हैं। साथ ही हम लोग ये भी ध्यान देते हैं कि किनको कितना अनुपात में, किस जमीन के बदले किस अनुपात में कितना चाहिए, वहाँ पे सलाहकार समिति से बैठक लेने के बाद उसको किया जाता है। साथ ही इसका फाइनल हम लोग बना लेते हैं। बनने के बाद ये किया जाता है, उसको अपील की जाती है, सुनवाई की, जो प्रक्रिया हम लोग इसमें अपनाते हैं उसमें भी ये प्रक्रिया अपनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सर्वे होने के उपरांत ही चकबंदी होगी। ऐसा हमारे देखिएगा लास्ट में सर्वे अधिनियम में लास्ट में होगा कि सर्वे के उपरांत 10 वर्षों के अंदर चकबंदी की जाएगी। इसीलिए आपको चकबंदी का ये थोड़ा सा ब्रीफ दिया। चकबंदी में बेसिक यही होता है कि सारे प्लॉट को बड़े बड़े प्लॉट में कन्वर्ट किए जाते हैं एक किस्म के आधार पे। ठीक है, इसमें उसी तरह से आपत्ति भी लेते हैं। धारा 10 में चक का प्रारूप का तैयारी की कि कौन कौन से चक, मतलब हम लोग प्लॉट वहां बोलते थे, खेत बोलते थे, खेसरा बोलते थे, यहाँ चक बोलते हैं। ठीक है, एक चक, इसमें बहुत सा उड़ान चक आता है। और जैसे जो भूमिहीन की भूमि है उसको हम लोग नहीं छेड़छाड़ करते, सिर्फ वास की भूमि है तो उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब जैसे नया कहीं चेंज हुआ कि कुछ आपसी समस्या से हुआ तो उसको हम लोग नोट करेंगे। और जैसे उसमें यही होता है कि लगान भी उसके हिसाब से, जैसे धनहर से बीट हो जाएगा तो लगान का भी चेंजिंग आएगा तो उसको भी चेंज करेंगे। और साथ में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हम लोग संरक्षित रखेंगे जिसमें भूमिहीन श्रमिक है जो अपना उपयोग करते हैं उनके लिए दिया जाता है। और क्षेत्रफल का मूल्यांकन, इसमें सबसे बड़ी कीमत, मतलब उसको एक मान लिया 100 मान लिया और उसके बाद से कितना किसका ये है उसका मतलब क्वालिटी, मतलब मूल्य मानते हुए 100 मानते हुए किसी का 10 आया, धनहर का मान लिया 10 है तो बीट का 9 होगा, धनहर 1 का 9.5 होगा। इस तरह कर करके हम लोग एक तरह से एक रेस, मतलब एक क्लियर एक चार्ट बना देते हैं। उसी हिसाब से फिर पुनः सहमति भी लेते हैं, आपत्ति भी लेते हैं और उसको हम लोग उसके बाद उसकी सुनवाई कर फाइनल पब्लिश कर देते हैं 26 में। और 26 को में डिनोटिफाइड करते हैं कि यहाँ का संपूर्ण कार्य चकबंदी का कार्य समाप्त हुआ। और ये जनरली ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। इस बार मोटे तौर पे जान ली, कहीं चकबंदी खतियान होगा तो ये चीज आप मोटे तौर पे देखेंगे कि वहाँ आपको खतियान मिलेगा, चकबंदी खतियान जिन ब्लॉकों के नाम दिए तो वहाँ देखिएगा वहाँ 26 को पब्लिश हुआ है कि नहीं। लोग ला के दे देंगे पेपर, इसलिए बताया जा रहा है ना कि उनका जैसे पर्चा उर्चा मिला होगा। जैसे हम लोग पेपर तो 12-14 की सुनवाई करते, उन लोग को भी सुनवाई के क्रम में। लेकिन आप जिस जगह पे, मान लिया आपका कहीं उस जगह पे पोस्टिंग हो जाती है तो आप ये एक बात वहाँ जरूर पता करेंगे कि यहाँ 26 को हुआ है या नहीं, यानी डी नोटिफाइड हुआ है कि नहीं। पहले नोटिफिकेशन निकलता है जो कि आपको बताया गया इस दिनांक को निकला हुआ था यूनियन जिलों का। तो किन किन जिलों में डी नोटिफिकेशन हुआ है, 26 का हुआ है या नहीं। अगर हो गया तो वहाँ आप 26 का खतियान लेंगे, खतियान चकबंदी का लेंगे, उस पर काम करेंगे। जहाँ नहीं हुआ वहाँ रिविजनल, ये जनरली रिविजनल सर्वे जहाँ जहाँ हुआ है वही चकबंदी शुरू हुआ है। तो जिन जिलों, उन्हीं जिलों में चकबंदी शुरू हुआ है। कैडेस्टर सर्वे के बाद जिलों में चकबंदी नहीं हुई है। ये एक बेसिक जानकारी आपको बता दूं कि जहाँ भी रिविजनल सर्वे हुआ है वही चकबंदी शुरू हुआ है। और जहाँ कैडेस्टर वहाँ न चकबंदी हुई है न रिविजनल हुआ है। इस बात को आप जान ले। नेक्स्ट क्या सनोज जी बताएं। मैम ये क्वेश्चन मेरा है, मैप के द्वारा रैयत अपना जमीन को कैसे पहचानेंगे। मैप के द्वारा? यस मैम। रैयत के पास अपना कुछ भूमि संबंधी पेपर होंगे। यस मैम। ठीक है मैम, मैप पे तो बहुत मतलब खेसरा उसरा चढ़ा रहता है। नहीं, कहीं खेसरा नहीं रहता। आप मैप उठाए हैं कभी, देखे मैप? बताइए। देखे हैं। मैप पे नंबर आता है, प्लॉट नंबर आता है, खाता नंबर नहीं होता, आपको पता होगा। यस मैम। जो भी होता है प्लॉट नंबर। और रैयत के पास जो पेपर होते हैं, या तो लगान रसीद भी जमा किया होगा तो प्लॉट नंबर लिखा होगा, खेसरा संख्या लिखा होगा। यस मैम। तो खेसरा संख्या उस जमीन पे देखेगा क्या मैप पे कि कहाँ है। देखने का कुछ तरीका है कि मैम वैसे कुछ नहीं, आप उसको मैप को रखेंगे, उस पर देखेंगे वो नंबर एक गांव में रिपीट नंबर नहीं होता। आपने देखा होगा, आपको नंबरिंग के क्लास में आपको बताया गया होगा कि जब नंबर उठाते किश्तवाड़ के समय में आपको ये बताया गया होगा। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि उसमें आप डबल नंबर नहीं होना चाहिए और ना ही उसको नंबर छूटना चाहिए। ये तो आपको क्लास में बताया गया होगा।
यस तो आप जब डबल नंबर नहीं तो नंबर तो यूनिक होगा, खेसरा नंबर यूनिक होगा उस गांव का। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखें कि यूनिक होता है खेसरा नंबर उस गांव के लिए, राजस्व गांव के लिए। ठीक है, ये मोहम्मद आफ्ताब आलम जी क्या बात है बताएं। हेलो, जी बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। जी जी बताएं। ओ मैम बोल रहे थे कि बहुत सारे जैसे लगान निर्धारित जो है किया हुआ सरकार की तरफ से, तो बहुत सारे रैयत जो है जैसे उनके पास 20 कट्ठा ज़मीन है चाहे 4 बीघा है, तो वो क्या है कि मतलब पूरे ज़मीन का वो मूल मतलब नहीं देते हैं सरकार को, वो कुछ ही ज़मीन को मतलब लगान कटवाते हैं और बाकी का नहीं कटवाते। क्या उनके ऊपर क्या ऐसा कुछ है कि मतलब उनको कटवाना चाहिए? देखिए, जिनका लगान निर्धारण जिस भूमि का हुआ होगा उसका लगान तो फिक्स होता ही है, तो लगान वो ठीक देते है। हैं। लगान लगान में DCLR ऑफिस में होता है, वहाँ उनके यहाँ अपील किया जाता है, वो अपने समक्ष साक्ष्य दे भेजते हैं, पेश करते हैं कि नहीं मेरा काबिल लगान भूमि थी लेकिन अभी तक लगान नहीं गया। तो वैसी भूमि का नहीं लगान मैम, जैसे हम लोग का जो गांव है और जहाँ कर्मचारी बैठते हैं जो रसीद काटते हैं, तो क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे जो रैयत हैं उनके पास ज़मीन ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि कुछ ही ज़मीन का जो है वो पैसा देते हैं, बाकी का वो नहीं देते हैं। बकाया ऐसा होगा कि पूर्व के समय में वास वाली भूमि लगान फ्री थी। ठीक है, तो हो सकता है वास वाली भूमि रही हो उसका लगान नहीं कर देते होंगे, या तो लगान उनके यहाँ बकाया और सरकार का उतना पड़ा रहेगा, कभी ना पड़ा रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और बोल रहे थे मैम, जैसे आप बोल रहे हैं कि फील्ड में सिखाया जाएगा चाहे कुछ भी, जैसे आप लोग तो मान लीजिए परमानेंट हैं स्टाफ चाहे जो भी हैं, तो आप लोग की तरफ से कुछ भी हर इतना हम लोग का धारा है और अचानक हम लोग पे लोड दिया जाएगा कि आपको इतना वर्क करना है, तो कुछ तो कंफ्यूज रहेंगे। एक बात ठीक है, कोई बात नहीं, धारा तो आप लोग से कुछ हेल्प आप लोग से तरफ से कुछ हेल्प वगैरह मिलेगी कि नहीं, कि हाँ किसी का कॉन्टेक्ट नंबर, कि हाँ कहीं ऐसा मामला फंसे तो आदमी तुरंत जानकारी ले। देखिए, हम रेवेन्यू इतना बड़ा है कि हम लोग जी जी मतलब इतना बड़ा ये सागर है और इसमें हम लोग बिंदु मात्र हैं, बस यही मान लीजिए। और धारा और नियम अधिनियमावली हम लोग भी भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते बोलने में कि क्या है, भूल जाते क्योंकि किसी में प्रपत्र 20 में फाइनल कर रहे, किसी में 17 में फाइनल कर रहे, किसी 26 क में कर रहे, तो हम लोग भी सच बता रही हूँ, मतलब मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि नहीं ऐसा हो सकता है, इसलिए धारा पर मत जाइए। बस आपको ये ध्यान रखना कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। और हमें काम बिहार सर्वेक्षण अधिनियम 2011 संशोधित नियमावली 2012 इसी के तहत काम करना है और मुझे यही काम करना है बस। और मुझे उसके तहत क्या मेरा मतलब मेरा कितना क्षेत्र है, मतलब कितना अधिकार उतना ही करें, सीमा से बाहर जाकर काम करेंगे तभी आपको दिक्कत होगी। ठीक है, और ये सभी आपको मोटे तौर पर जानकारी दे रहा है कि शब्दों से यूज रहे हैं कि आपको कभी मतलब इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आए, डिसीजन ले। और फील्ड में बहुत सारे लोग रहेंगे, आपके वरीय पदाधिकारी, सीट प्रभारी रहेंगे, बंदोबस्त कार्यालय के लोग रहेंगे, प्रभारी पदाधिकारी रहेंगे, बंदोबस्त पदाधिकारी, सभी लोग आपके मदद के लिए ही हैं, आपसे काम कराने के लिए ही है। नेक्स्ट संजीत कुमार जी बोलिए। जी 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 मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बताइए। मतलब ये 2011 जो एक्ट है जो 28 धारा के थ्रू बना है, हाँ, और जब चकबंदी का काम होता है या जो पहले से कैडेस्ट्रल सर्वे जो भी सर्वे चल रहा है सब कुछ है, हाँ, जो भी चकबंदी चल रहा है, तो ये जो नया स्पेशल सर्वे चालू होगा तो वो तो बंद हो जाता है, उसको पुनर्गठन किया जाता है एक्ट 4 के तहत। तो ये चकबंदी अभी जहाँ चल रहा है उसको तो बंद कर दिया जाएगा ना? ये नीतिगत मामले हैं, इस पर निर्णय बट एक्ट में तो दिया है मैम कि धारा 4 के अंतर्गत जो भी चल रहा है काम सर्वे का उसको पुनर्गठन किया जाएगा। ये मामले भी हाई कोर्ट में भी कुछ मामले हैं संबंधित, इस मामले में मैं कोई वक्तव्य नहीं दे पाऊंगी। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट कौन है? टाइम ओवर हो गया है, देरी हो जाता था ना। हाँ चलिए मैम मेरा क्वेश्चन था, ये चकबंदी सर्वे जो होता है, चकबंदी सर्वे मैम मतलब कि किसान के स्वेच्छा के हिसाब से होगा या सब पे लागू होगा?
देखिए उस ग्राम, इसके लिए सबसे पहले ग्राम सलाहकार समिति का गठन होता है। तो आम सभा करके बैठक करके समिति का, उसमें जो भी सदस्य चुने जाएंगे उनके निर्णय पर ही, उनका ग्रामीण लोग ही न रहेंगे, 20 का लगभग संख्या में हो जाते हैं, तो उसको आप ग्राम सभा में दान, मतलब कुछ लोग डोनेट भी करते हैं, तो उन 5 से 12 तक होगी संख्या, ठीक है। और उनका अपना है कि उसका योजना बनाते आपस में बैठ करके कि कौन सा स्कूल का जमीन होगा, कौन कुआं है, कब्रिस्तान है, स्मशान है, लोक भूमि, जैसे कि स्कूल के लिए, भविष्य में स्कूल के लिए भी कुछ भूमि रखनी है, बाद में अगर मान लिया अभी यहाँ प्राइमरी स्कूल है तो बाद में इंटर कॉलेज भी खोलने हैं तो उसके लिए भी जमीन लोग लगते, तो खेल स्थल है, इन सब के लिए वो लोग आपस में बैठ करके पहले उस गांव का अपना परियोजना बनाते हैं, योजना बनाते हैं, ठीक है।